पहला पॉइंट लिखो स्केलिंग, SCALING, स्केलिंग। स्केलिंग मतलब पता है क्या होता है? हम लोग मार्जिन्स खींचते हैं, कभी भी हम एक पेपर जब लिखना शुरू करते हैं तो उसमें मार्जिन्स खींचते हैं, तो वो मार्जिन्स हम लोग बहुत ज्यादा मोटा कर देते हैं जिससे हम लोग के पास राइटिंग स्पेस कम हो जाए और आंसर लंबा दिखे। तो ऐसा नहीं करना है। जो साइड के मार्जिन्स होंगे ना उनको एकदम पतला रखना है, हार्डली 1 इंच फ्रॉम लेफ्ट और 1 इंच फ्रॉम राइट, और जो बीच में स्पेस आएगा उसको हमें ज्यादा से ज्यादा कवर अप करना है, क्योंकि ऐसे में कंटेंट लंबा दिखता है तो टीचर भी समझ जाता है चेक करने वाला कि उसको आपने एलैबोरेट करके लिखा है। इवन इफ यू आर राइटिंग द राइट थिंग ना, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है। और आप एक कंटेंट जब एक साथ लिखते हो तो वो ज्यादा ही दिखता है, जो और प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मिल गया? पहला पॉइंट मिल गया, स्केलिंग सबको। मुझे कोई एक ना रिप्लाई करते रहो मुझे, जिससे पता रहे कि तुम लोग सुन रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ। हाँ भैया। चलो कूल। सेकंड पॉइंट लिखो हैंडराइटिंग। सेकंड पॉइंट लिखो हैंडराइटिंग। अब हैंडराइटिंग का कर्व ऐसा जाता है, बहुत अच्छा 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 अच्छा, और जैसे जैसे टाइम जाता रहता है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे जैसे टाइम खत्म होता है एकदम से हमारी हैंडराइटिंग एकदम बेकार होती जाती है ना? तो ये चीज मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा यही चीज रहने वाली है, दैट आई ऑलरेडी नो। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम पेपर की टाइमिंग जो दी हुई है ना उससे 10 मिनट कम लेके चलोगे ना तो तुम अपना पेपर टाइम से खत्म कर पाओगे, और उसी हैंडराइटिंग की पेस के साथ तुम स्टार्ट करो, उसी हैंडराइटिंग की पेस के साथ तुम खत्म करो। समझ आया पॉइंट सबको? एकदम याद होगा, यस भैया। हाँ भैया। कूल। थर्ड पॉइंट लिखो स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस, स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस एंड विद इन अ क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट लिखो स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस एंड विद इन अ क्वेश्चन। लिख लिया पॉइंट? हाँ भैया। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब तुम स्किप करते हो, मतलब जब तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, जब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो, सपोज यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद तुम लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, तो उन दोनों क्वेश्चंस के बीच में स्पेस रहना चाहिए जिससे एग्जामिनर को पता लगे कि क्वेश्चंस अलग अलग हैं। गॉट इट? यस भैया। है ना? आइदर लीव 3 लाइंस गैप, 4 लाइंस गैप, या फिर स्पेसिफाई करो बड़ा बड़ा कि अब मैं ये वाला आंसर लिखने जा रहा हूं, इसके बाद मैं ये वाला आंसर लिखूंगा। तो वो स्पेसिंग जो है दो क्वेश्चंस के बीच में वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस के बीच में उसको टिक करके मार्क्स देने के लिए जगह भी रहनी चाहिए प्रोफेसर को, सर को। समझे? हाँ भैया। कूल। तो दिस इज स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस। अब है विद इन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में जब तुम पॉइंट्स लिखते हो, है ना, उसमें भी तुम्हें 1 और 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन का मतलब, एक तो होता है कि तुमने हेडिंग लिखी और उसके बाद तुम बुलेटिन्स लिखने लगे, बुलेटिन्स में पॉइंट्स लिखने लगे। एक होता है जैसे तुमने पर्टिकुलर किसी चीज को डिस्क्राइब किया, उसके बाद जब तुम पैसेज कन्वर्ट करते हो, पैसेज चेंज करते हो, है ना, पैरा चेंज करते हो, तो उसमें भी तुम 1 से 1.5 लाइन का अंतर रखो। मतलब वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि तुम्हें अलग अलग पैसेजेस लिखने हैं। हेलो, भैया। समझ गए? तो स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस और स्पेसिंग विद इन अ क्वेश्चन, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इससे तुम्हारी कॉपी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है? ये मैं सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन जब तुम लिखने वाले हो ना, मैं राइटिंग टिप्स दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें उस टाइम किस किस बात का ख्याल रखना है। फोर्थ पॉइंट इज टैब्यूलर फॉर्मेट स्लैश डायग्राम। लिख लो, टैब्यूलर फॉर्मेट स्लैश डायग्राम। इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज को तुम डिस्क्राइब करने से पहले, उसके पहले अगर तुम उसी चीज की टेबल बना दो, समझ रहे हो? किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के पहले, सपोज तुमने किसी आंसर में तुम्हें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, अब उन 4 पॉइंट्स को तुम डिस्क्राइब बाद में करोगे, उसके पहले तुम उन 4 पॉइंट्स के लिए टेबल फॉर्मेट में ऊपर बना दोगे, उसके बाद उन चारों पॉइंट्स की हेडलाइन डाल के तुम उसके अंडर में कुछ कुछ उसको पोर्शन को डिस्क्राइब करोगे। तो दिस लुक्स अ बिट नाइस, नीट, और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इफ ही नोज दैट यू नो ऑल द पॉइंट्स, वो ऊपर से टेबल देख के समझ जाएगा कि तुमने आगे कंटेंट तो लिख ही दिया होगा, तो तुम्हें वहीं के वहीं मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई रिप्लाई करो मेरे को। हाँ भैया। शैविया के अलावा 12th के कोई बच्चे रिप्लाई करो। आहुति, सूर्यांश। हाँ हेलो भैया। हाँ हाँ रन्या। अगर आपके पास इसका कोई फॉर्मेट है तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे फॉर्मेट नहीं हमें यार, मैंने एक पेज पे 4-5 पॉइंट्स लिखे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो मैं रखता था अपने दिमाग में हमेशा। मैं ये शेयर कर दूंगा, इफ यू वांट, मैं ग्रुप पे लिख दूंगा, और आई विल आस्क विवेक टू सर्कुलेट विद इन योर सेल्फ। ओके ओके अभिनव, ओके।
ठीक है, तो एक टैबुलर फॉर्मेट स्लैश डायग्राम, तो टैबुलर फॉर्मेट समझ में आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्राम, है ना, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है वो उसी का पॉइंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है आई डोंट नो आर्ट्स में आता है ये चीज़ नहीं आती है, या फिर कॉमर्स में ये चीज़ आती है, कॉमर्स में टेबल्स बहुत आएंगी, जैसे डिफरेंसेस लिखते हैं, तो डिफरेंसेस में जैसे तुम्हें शॉर्ट फॉर्म्स पता है दोनों चीज़ की, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, तुम्हें वो पॉइंट पहले तो वो करना है, स्पेसिफाई करना है कि तुम किन दोनों चीज़ों के बीच में तुम डिफरेंस लिखने वाले हो, उसको क्लियरली हेडलाइंस में ऊपर दिखना चाहिए, उसके नीचे उन दोनों के डिफरेंसेस आएंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखेगी ना, तो उसमें मार्क्स मिलेंगे, उसमें आगे कंटेंट पढ़े ना पढ़े इंसान, बट वो पॉइंट वाइज दिखेगा ना अगर, और टैबुलर फॉर्मेट दिखेगा ना, तो मार्क्स मिल जाएंगे, याद रखो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्राम। डायग्राम जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल होगा, रफली बनाओ, कैसे भी बनाओ, छोटा सा बनाओ, बड़ा सा बनाओ, जो तुम कंटेंट लिखते हो उसके साथ अगर डायग्राम तुमने अटैच किया है ना, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स। याद रखो ये चीज, समझ में आ गई? यस भैया। कूल। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आंसर प्रेजेंटिंग फॉर्मेट। अब आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज आकाश ने इनिशियली बताई थी, सबने सुनी होगी प्रोबेबली, कि तुम लोग आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, कैसे तुम भूमिका बनाते हो, फिर तुम कंटेंट लिखते हो, फिर तुम कंक्लूजन लिखते हो। जैसे सब लोग ऐसे लिखते होंगे, राइट? ऐसे में जैसे तुम लोग चीजें करते हो ना, वही चीज तुम्हारे साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, हर जगह वो ऐसे राइटिंग ही है एक तरीके से, बट उसको तुम डिस्क्रिप्शन उसका ऐसा मतलब इतना संक्षिप्त में लिखते हो तुम कि वो उतने सी जगह में पूरा तुम्हारा आंसर कवर हो जाए। ठीक है, और आंसर प्रेजेंटिंग में याद रखो हमेशा जो तुम्हारे मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स को तुम ऊपर कवर कर दो, क्योंकि जो बीच का कंटेंट है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा इंसान, बट जो तुमने स्टार्टिंग में तुम भूमिका बनाते हो, उसी में तुम्हारे मेन पॉइंट्स झलकियां दिख जानी चाहिए उसमें, कि तुमने ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हो कंटेंट में। कंटेंट में तुम कोई भी कहानी लिखो, कोई भी पिक्चर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कंक्लूजन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समराइज करते हुए कंक्लूजन लिखना है, मतलब वो जो लाइन दी हुई है ना उसको रिपीट करते हुए, दैट हियर बाय वी कंक्लूड विद दिस, एज पर द क्वेश्चन वी केम टू दिस कंक्लूजन, एटसेट्रा एटसेट्रा करके उसको सम अप करो। सब लोग समझ गए? यस भैया। कूल। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पॉटलाइटिंग द हाइलाइट्स। स्पॉटलाइटिंग द हाइलाइट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज डिफरेंट पेन्स, इधर ब्लैक और ब्लू। जो तुम्हारे पर्टिकुलर हाइलाइट्स हैं या फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तुम ब्लैक से करो या ब्लू से लिखो या हाईलाइट करो, अगर इतना टाइम है। अच्छा, एक ही पेन अलाउड रहता है? हाँ। कूल। फिर क्या करने वाले हो तुम लोग, जो तुम्हारे पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स हैं उनको तुम अंडरलाइन करो, समझे? जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, किसी भी चीज में कोई मेन पॉइंट लिखने वाले हो उसको तुम अंडरलाइन करोगे, या फिर किस जैसे कोई रिएक्शन लिखने वाले हो पर्टिकुलर, या किसी चीज का कंटेंट लिखने के बाद तुम कुछ लिखने वाले हो, है ना, कुछ पर्टिकुलर एक लाइन जैसी, तो उसके पहले एक स्टार मार्क करोगे जिससे पता लगे कि इट्स अ नोट पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबको समझ में आया स्पॉटलाइटिंग द हाइलाइट्स? जैसे मैंने बताया, तुमने एक चीज के नीचे 4 पॉइंट लिखे, उन 4 पॉइंट को तुम डिस्क्राइब करोगे, तो उन 4 पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए तुम पहले एक पहला पॉइंट लिखोगे, डैश करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, उसको एक लाइन छोड़ के फिर तुम उसका आंसर लिखोगे, फिर अगेन दूसरा पॉइंट लिखोगे, हाईलाइट करोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा। तो स्पॉटलाइटिंग द हाइलाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। और जब तुम कोई पैसेज लिखते हो बड़ा सा, तो उस पूरे पैसेज को पढ़ने का टाइम रहे ना रहे, बट उसमें जो हाइलाइट्स हैं तुम्हारी 3-4 पॉइंट्स, उनको तुम अंडरलाइन कर दो, कि इंसान जब वो कंटेंट देखेगा तो पूरा कंटेंट नहीं पढ़ेगा, जब तुमने हाईलाइट किया ना उसको देख लेगा तो समझ जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें आते हैं। बिकॉज तुम अगर सब कुछ पढ़ रखा है तुमने और तुम वहां प्रेजेंट नहीं कर पाए ना, तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस भैया। कूल। अच्छा, ज्यादा इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो तुम्हारे मेन पॉइंट्स हैं जो तुम्हें आते हैं उस क्वेश्चन के, वो हाईलाइट होने चाहिए, वो कवर होने चाहिए, वो दिखने चाहिए। इज का आर हो जाएगा, पास्ट का प्रेजेंट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो, कभी भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का, until unless you are giving a grammatical paper. Got it? ठीक है, फिर एक लास्ट पॉइंट लिखो, नो लेफ्ट ओवर्स। नो लेफ्ट ओवर्स मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग फोकस करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, चाहे तुम्हें वो आता है चाहे नहीं आता है, यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दोज क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो। समझे? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, खाली कुछ भी करके वो क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, तुम्हें कुछ का कुछ लिखना है, बट लिखना है, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हें उन क्वेश्चंस में मार्क्स मिल जाए। तुम तो साइंस के हो, कॉमर्स समझ में आ रहा है? उसमें ना ग्राफ यस भैया। हाँ होती। हाँ भैया। चलो कूल। सूर्यान समझ में आ रहा है? ऐसे कोई है हाँ भैया। बढ़िया। अब देखो,
अब मैं एक हाईलाइट पॉइंट दे देता हूँ, एक याद रखो, प्रीवियस पेपर एनालिसिस जरूर करना, जरूर से जरूर करना। जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आए होंगे ना, तो एटलीस्ट एक या दो पेपर उठा लेना और उन दो पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न रिपीट ही होता है। बट इस बार जैसे 12th का मैंने सुना है कि पहले ऑब्जेक्टिव हो गया है, फिर सब्जेक्टिव हो रहा है, तो याद रखो ऑब्जेक्टिव नया पैटर्न था तो नए तरीके से आया है, बट सब्जेक्टिव अगेन वो पुराना वाला ही कॉपी करेंगे एक तरीके से। समझ में आ रहा है? 10th का तो फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, 10th का जैसे लास्ट ईयर फॉर्मेट था वही सेम है ना, कि चेंज हुआ है? भैया चेंज हुआ है, टर्म 1 हुआ था, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 होगा। हाँ तो अच्छा है ना, टर्म 1 में आधा कोर्स निकल चुका है तुम्हारा, टर्म 2 में आधा ही बचा है। चलो एनीवे उस पे नहीं आ रहा हूँ मैं, बट ये जरूर लिख लो एक पॉइंट, प्रीवियस पेपर एनालिसिस इज रियली नेसेसरी। समझ गए सब लोग? प्रीवियस पेपर सब लोग देख के जाएंगे, एटलीस्ट 2 साल, पिछले 2 साल के तो देख के जाने ही जाने पूरे पेपर। उससे तुम्हें खुद भी समझ में आएगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम पूरा पढ़ने के बाद भी तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो तो उसकी एनालिसिस करो। ठीक है, अब मैं लास्ट 2 मेजर पॉइंट्स में आऊंगा जो रह जाते हैं हर बार, मैं हर बार बोलता हूँ बट फिर भी कोई फॉलो नहीं करता है। पहला, स्टडी टिल द लास्ट मोमेंट। ये मत सोचना कि अब जितना पढ़ना था एक साल में पढ़ लिया है, अब कल तो पेपर ही है, आज पढ़ के क्या करेंगे, आज तो सोएंगे आराम से, आज तो मस्ती करेंगे। ठीक है, जिसको ये चीज पैटर्न फॉलो करना है वेल एंड गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहो, तो यू नेवर नो तुम्हारा जो तुमने पढ़ा है वही चीज आ जाए और तुम वहां जाके एकदम से लिख दो। लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहो, कुछ कुछ रिवाइज करते रहो, जस्ट बी इन द फ्लो। कट ऑफ मत हो जाओ एकदम से कि यार अब तो बहुत पढ़ लिया है साल भर, कल पेपर है अब क्या पढ़ेंगे, एक दिन में क्या ही पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम एक दिन में बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हो, बहुत मेजर पॉइंट्स तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाएंगे, तो तुम्हें कल तक याद रह जाएंगे। हमारी लास्ट नाइट मेमोरीज बहुत ज्यादा लास्ट कर जाती हैं, एटलीस्ट एक दिन तक तो लास्ट करेगी करेगी। गॉट इट? तो वो जो तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं, जो मतलब जो भी तुम पढ़ने वाले हो, रिवीजन करने वाले हो, जो भी करने वाले हो, टेक इट टू द लास्ट मोमेंट। हाँ, प्रॉपर स्लीप लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उस चक्कर में रात भर पढ़ते रहे तो सुबह तुम सो रहे हो पेपर में। दिस शुड नॉट हैपन, बट प्रॉपर स्लीप हटा के जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है उसमें तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट बी इन द फ्लो। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, जस्ट बी इन द फ्लो। और एक लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट, दैट इज टाइम टेबल। बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है, तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। जस्ट कट ऑफ फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इज सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, स्पोर्ट्स, बैचमेट्स, सबसे कट ऑफ हो जाओ। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली। याद रखो, जितना तुम अपना टाइम टेबल बना के फॉलो करोगे ना, तुम एटलीस्ट अपना टाइम सम अप करके देखो कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। 24 घंटे बहुत होते हैं और तुम्हें एटलीस्ट 6 से 7 घंटे एक दिन में निकालने हैं। सबको समझ में आ रहा है? टाइम टेबल बनाओ और खुद फॉलो करो, और रात में सोते टाइम असेस करो कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसमें से मैं कितना चल पाया। सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिनव, थैंक यू। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई, हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर दीजिएगा। अभिनव ने जितने पॉइंट्स बताए हैं इनसे रिलेटेड या इसके आसपास भी अगर कोई आपका प्रश्न है तो आपको हम एक समय दे रहे हैं कि अपना हैंड रेज कर दीजिए या फिर ऑडियो ऑन करके सवाल पूछ लीजिए। हेलो भैया। हाँ नन्हे। भैया क्या आप फिर से एक बार वो टेबुलर फॉर्मेट वाली बात बता सकते हैं? हाँ, टेबुलर फॉर्मेट मतलब सिंपली कोई भी, जब तुम आंसर स्टार्ट करने वाले हो, सपोज यू हैव टू राइट 4 मेजर पॉइंट्स इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन की जो भी तुम्हें क्वेश्चन आर में पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, उसमें तुम उसकी हेडलाइन लिखोगे। उसके अंडर में जो तुम 4 पॉइंट डिस्क्राइब करने वाले हो, तो उन 4 पॉइंट के कंटेंट लिखने के पहले उन 4 पॉइंट को एक टेबल बना के तुम बता दो कि इसके 4 सब पार्ट्स हैं, और उन सब पार्ट्स को मैं आगे द फॉलोइंग shows the description for those 4 major points given above in the table। तो उन 4 पॉइंट्स को तुम डिस्क्राइब करने के पहले उसमें बता दो कि मैं अभी 4 पॉइंट डिस्क्राइब करना हूँ। बस वो टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगा ना, तो तुम्हें वहीं से मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखो, मतलब उस जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, चेकर होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि तुम वो आगे 4 पॉइंट डिस्क्राइब करने वाले हो, तुम्हें वो 4 पॉइंट्स आते हैं। और अगर तुम्हें उनका कंटेंट नहीं आता है और तुमने सिर्फ टेबल बना दी, तो भी याद रखो कुछ ना कुछ तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, because you have given some efforts on those questions, on that particular question। ओके भैया, थैंक यू सो मच। you're welcome। मैं वो रहती हूँ। किसी और का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है वो। भैया हाँ शैब।
भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हम लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, मतलब एग्जाम जैसे है तो 1 महीने पहले हमने बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना लिया, बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे कर सकते हैं? इस पे तो विवेक ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। विवेक, आई गेस जब आप दिन शुरू करिए तो एक टू डू बना लीजिए, एक टास्क असाइन कर दीजिए। टाइम टेबल आपने ये डिसाइड किया है कि इतने सब्जेक्ट को इतने समय देना है। साथ ही साथ आप लेसन्स डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो एक ये भी टास्क बना लीजिए। और मेरे ख्याल से जब आप आज से ये डिसाइड कर लीजिए कि कितने दिन बचे एग्ज़ाम को। फॉर एग्जाम्पल आज से अगर 60 दिन बने तो एक उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए कि 60 दिन तक हमें, और उसको अभी से एक बना लीजिए कि फर्स्ट वीक में मुझे ये अकम्प्लिश करना है, सेकंड वीक में मुझे ये अकम्प्लिश करना है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको चैप्टर्स जो मिस हुए हैं वो फिर आप कैसे अपने खाली टाइम में, मान लीजिए आपका वो टाइम आपने दिया है रेस्ट का, तो वो रेस्ट तो आपको प्रॉपर करना है, पर उसमें से भी थोड़ा टाइम निकाल के आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक प्लान कर लीजिए। और काउंट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका कोई चीज़ आपके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं हुआ तो टाइम टेबल आपने बनाया है, आपको टाइम टेबल ने नहीं बनाया है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है ये चीज़। तो टाइम टेबल जब फॉलो नहीं हो रहा है तो वो आपकी टू डू में कहाँ आपको मिस्टेक्स दिख रहे हैं वो देखिए, और उसे कहीं ना कहीं फिर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करने की और कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करिए। तो इसका ध्यान दे सकते हैं आप। ओके भैया, थैंक यू। किसी और का अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। आई गेस सबके प्रश्नों का जवाब पॉइंटर्स में अभिनव ने बहुत अच्छे से दे ही दिया है। सो वी ऑल थैंक यू अभिनव। बहुत ही अच्छी एक आपने सम अप करके बहुत अच्छे ढंग से सभी स्टूडेंट्स हमारे साथियों को समझाया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में हम अपने आंसर को अच्छे से अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे और टॉक्स में हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। धन्यवाद। श्योर श्योर। और बस याद रखना, बी इन द फ्लो, लास्ट मोमेंट तक बी इन द फ्लो। तुम सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, याद रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू भैया। थैंक यू भैया।